हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। गाइस, एमपीपीएससी 2023-24 के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूनिट 9 की, तो उसमें हमारा अभी तक का जो सफर है उसमें ई गवर्नेंस का पार्ट 1 हमने कर लिया था और इसके पहले के सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। बहुत सारा कुछ, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस पर अभी हम हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस पर हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा, थर्ड पार्ट होगा। इसके बाद हम इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देश के स्तर पे, भारत के स्तर पे बात की थी। अब हम बात करते हैं अगर हमारे मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस में ऐसा कुछ क्या हुआ है, तो हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस में सबसे पहले 1990 में एक आईटी पॉलिसी बनाई गई थी। और अभी जो आईटी पॉलिसी मध्य प्रदेश में काम कर रही है वो 2016 की, जिसका मेन मोटिव क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको पैदा करना, मतलब उनको स्किल्ड करना। उसके अलावा ई गवर्नेंस का लाभ उठाने वाले आम आदमी के जीवन में सुधार होना चाहिए। तो इसके लिए आपने देखा होगा एमपी ऑनलाइन से हमें बहुत ज़्यादा राहत मिली है। इसके अलावा आईटी के क्षेत्र में आपने देखा होगा भोपाल में और इंदौर जैसी शहरों में हमने आईटी पार्क स्थापित किया है। ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी टू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। देखिए क्या होता है कि जैसे जिसके पास संसाधन ज़्यादा होंगे वही पैसे कमाएगा, वही बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर उन्होंने क्या किया है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कर दी है। मतलब जिसको जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जिसको जितना ज्यादा ज्ञान होगा, वो भी बिजनेसमैन बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो ज्यादा पैसे वाले हैं वही बनेंगे। ठीक है, तो सरकार ने इस टाइप से काम किया है लोन देने का और ये सब चीजें का, कि अगर आपके पास स्किल है और आपके पास नॉलेज है तो लोन सरकार देगी। ठीक है, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मतलब जितना जो जिला प्रशासन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक वर्क फ्लो प्रणाली है। मतलब कैसे काम होना है, आपका राशन कार्ड कैसे बनना है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनना है, आपका कोई अगर आर्म्स है, मतलब शस्त्र है, बंदूक है, कुछ भी, उसका लाइसेंस कैसे बनना है, ये सारी चीजें। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी काम हैं उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर से, सीएससी सेंटर जो आपके एमपी ऑनलाइन है। ठीक है, लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन के उस इंटरनेट के माध्यम से सारी सेवाएं आपको मिलती हैं। और लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो मध्य प्रदेश में ही सबसे पहले आया था, कि इसमें डिसाइडेड है कि भाई 15 दिन में ही यह काम होना है, 10 दिन में ये काम होना है, 3 दिन में ये काम होना है, डिसाइडेड। अगर इससे ज्यादा लगता है तो फिर उसके तहत जो भी संबंधित अधिकारी होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है। ठीक है, ई ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है जो सरकार के पास रेवेन्यू आता है, जो पैसे आते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ट्रेजरी से रिलेटेड काम है, जैसे आपको अपनी रजिस्ट्री के या स्टाम्प खरीदना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए है, किसी भी शपथ पत्र में लगना है, कुछ भी इस टाइप से काम करना है, तो ई ट्रेजरी जो है वेबसाइट है, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, तो दूर से बहुत ज्यादा दूर से आपको ऐसा नहीं कि जिला मुख्यालय ही जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप वहां पर जो भी सीएससी सेंटर होगा वहां पर जाके आप ये इसका लाभ उठा सकते हैं। लैंड रिकॉर्ड, पूरा का पूरा जो लैंड रिकॉर्ड है, जो आप पहले पटवारी के पास जाते थे, खसरा नंबर ये निकाल दीजिए, हमारी जमीन का मैप निकाल दीजिए, ये सब कर दीजिए, तो पूरा का पूरा लैंड रिकॉर्ड जो है वो हमने इलेक्ट्रॉनिक वे में कंप्यूटर पर डाल दिया है। आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। ई टेंडरिंग मतलब पूरा का पूरा जो टेंडर होते हैं, किसी भी काम के लिए जब सरकार टेंडर देती है तो उसमें हमने क्या किया, ई टेंडरिंग व्यवस्था कर दी है। ठीक है, तो सारा कुछ ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन ही, आपने देखा होगा डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स पर टेंडर निकलते हैं, हमें टेंडर का फॉर्म भरना होता है, फिर उसके बाद वहां पर टेंडर ओपन होता है, जिसको भी मिलता है। तो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है। कॉमर्शियल टैक्स, जितने भी टैक्सेस लगते हैं वो सारे के सारे आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन भर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार विभागीय प्रोजेक्ट, देखिए अलग अलग विभाग ने भी ई गवर्नेंस का बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल किया है। जैसे एमपी टास्क, एमपी टास्क जो है बेसिकली मैप आईटी, मध्य प्रदेश का ये जो आईटी डिपार्टमेंट है, इसने और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, इन दोनों ने मिलके एक एजेंसी, मतलब जो दोनों ने मिलके एक वेबसाइट बनाई है, पोर्टल बनाया है, जिसके थ्रू जितने भी आदिवासियों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, आदिवासियों को मिलने वाली जो योजनाएं चल रही हैं, और उसके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आप इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर जाकर आप कर सकते हैं एमपी टास्क। ठीक है, ई उपार्जन परियोजना, देखिए ई उपार्जन परियोजना का मतलब होता है कि किसानों से जो अनाज को हम खरीदते हैं, या जो आपका उपभोक्ता संरक्षण विभाग है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, ये सारे जो विभाग हैं, ये जो सारी एजेंसियां हैं, ये सभी मिलके
जितना भी प्रोक्योरमेंट का काम है, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि अगर सरकार को कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए जो डिटेल्ड एनालिसिस होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोक्योरमेंट, उसको बेहद मजबूत करना, और सबसे बड़ी बात उसका एक किसानों का, राज्य के किसानों का एक सिंगल, एक यूनिवर्सल डेटाबेस बना देना। ठीक है, कहाँ कितने किसान है, कौन सा किसान क्या बेच रहा है, क्या उगा रहा है, तो जिससे कि वो सरकार से हमेशा कनेक्टेड रहेगा। तो ई उपार्जन योजना से सरकार ने ये काम करने की कोशिश की है कि उसके पास सारे किसानों का डेटाबेस है, और उनको पता होता है सरकार को कि इन्होंने ये फसल लगाई है, इसमें ये नुकसान हुआ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी योजनाओं का लाभ देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एसएमएस आधारित निगरानी प्रणाली, मतलब जो हमारा ग्रामीण विकास विभाग है, तो उसमें जो जिला पंचायत बैतूल है, उसने ये लॉन्च किया है एसएमएस आधारित निगरानी प्रणाली। मतलब इसका क्या है कि किसान की जो भी दैनिक गतिविधियां हैं, ठीक है, तो किसान की जो भी दैनिक गतिविधियां हैं उसके थ्रू उसके पास सारी चीजें मैसेज के थ्रू उससे पूछी जाएंगी और मैसेज के थ्रू उसको बताई भी जाएंगी। ठीक है, तो निगरानी रखी जाएगी उनकी दैनिक गतिविधियों में, ताकि हमें उसकी गुणवत्ता में सुधार लाना है कृषि की। ठीक, ये कार्यान्वयन एजेंसी है मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। उद्देश्य क्या है, हाँ अब देखिए इसका बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एसएमएस आधारित निगरानी प्रणाली किसानों के लिए नहीं है, अगर आप टूरिस्ट हैं और मध्य प्रदेश में कहीं पर जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है, तो आपको टाइम टाइम पर वहां पर कौन सी होटल्स हैं, वहां पर क्या टूरिस्ट प्लेस है घूमने के लिए नियर बाय आपके, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मैसेज के थ्रू देती जाएगी एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके अलावा आता है वात्सल्य। वात्सल्य ये जिला प्रशासन होशंगाबाद ने स्टार्ट किया था, और ये बेसिकली बच्चों के स्वास्थ्य के मापदंड की निगरानी रखता है। मतलब जैसे ही आप कोई भी बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु पैदा होता है, तो उसके स्वास्थ्य की जानकारी पूरी की पूरी ऑनलाइन रहेगी इस वात्सल्य पोर्टल पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है जियो सर्च। जियो सर्च का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे ग्राम पंचायत में प्रमुख सड़कें, प्रमुख रेलवे स्टेशन, उसके अलावा जो वन है उसकी भूमि कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है, प्रमुख जल निकाय कहाँ पर है, ठीक है, जो रिसोर्सेज है वाटर के, उन सभी को मानचित्र के तौर पर एक ही क्लिक पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसके लिए हमने एक जियो सर्च नाम का पोर्टल बनाया हुआ है। जियो फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश के वन विभाग के लिए हमने एक जियो फॉरेस्ट नाम का पोर्टल तैयार किया है। स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, देखिए बेसिकली ये पूरे स्टेट में 23 अगस्त 2008 से मध्य प्रदेश सरकार इसको कर रही है। जो आपका पूरे प्रदेश में डेटा कहीं पर भेजना है या वीडियो आपको कहीं पर भी भेजना है, तो एक पूरा राज्यव्यापी नेटवर्क है। ठीक है, ये सभी जिला मुख्यालय इससे जुड़े हुए हैं, सभी ब्लॉक मुख्यालय इससे जुड़े हुए हैं, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क एमपी ऑनलाइन। आपने देखा होगा 2006 में ये वेबसाइट लाइव हुई थी, और इस पर सारे के सारे जितने भी मध्य प्रदेश के काम हैं, विभागों के काम है, वो सारे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का एक जॉइंट वेंचर है। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो मध्य प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों को आईटी सुविधा प्रदान करना, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम है। मध्य प्रदेश राज्य डेटा केंद्र, देखिए मध्य प्रदेश राज्य डेटा केंद्र, इसमें एचसीएल, इन्फोसिस, ये दो कंपनियों ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलके भोपाल में ही एक डेटाबेस बनाया हुआ है। सॉरी, एक डेटाबेस बनाया हुआ है। तो इसमें डेटाबेस के थ्रू हम क्या हेल्प ले सकते हैं, देखिए डेटा हमारे पास होता है ना, तो हम अच्छे से अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। तो नीतियों के निर्णय लेने वाली संस्था जो होती है, उनको हमने मजबूत करने का काम किया है। जबकि इसके पहले सरकारें क्या करती थी कि जो नीति निर्माण संस्थाएं हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता था, या उनका डेटा इग्नोर कर दिया जाता था, ऐसा हो जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली सरकारें ऐसा करती थी, बट हमारे पास कोई प्रॉपर डेटाबेस नहीं होता था। कोई फाइल रखी है, बही खाते रखे, हम मिल ही नहीं रहे हैं, या कोई भी दिक्कत हो गई, जल गए, कुछ भी हो गया, तो इसके लिए मध्य प्रदेश राज्य डेटा केंद्र हमने बनाया, डेटा सेंटर हमने बना लिया। ठीक है, ओके, इसके बाद आता है ई दक्ष। ई दक्ष में क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको लॉन्च किया है। सभी जिला मुख्यालयों पर 5 वर्ष की अवधि में 80,000 सरकारी कर्मचारियों को हमें प्रशिक्षण देना है। किस चीज का प्रशिक्षण देना है, जैसे कि आपको कंप्यूटर चलाने का प्रशिक्षण देना है, उसके अलावा टैब चलाने का प्रशिक्षण देना है, पोर्टल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, सरकारी चीजों में जो भी इंटरनेट का या जो भी ईमेल राइटिंग, ये सारी चीजों में उनको दक्ष बनाना है। ठीक है, हेड स्टार्ट क्या होता है, हेड स्टार्ट बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनके लिए कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम है।
ठीक है। तो जो प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में 2000 से हेड स्टार्ट नाम का एक कंप्यूटर सक्षम शिक्षा कार्यक्रम हमने शुरू किया था। ठीक है, जो हमारे प्राइमरी टीचर्स है ना, उनको कंप्यूटर सिखाने के लिए, फिर उसके बाद वो छात्रों को कंप्यूटर सिखा पाए। ठीक। नेक्स्ट आता है वाटरसॉफ्ट। वाटरसॉफ्ट बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो भी मूल सेवाएं हैं उनके लिए, जो भी बेसिक बेसिक जो भी सेवाएं हैं उनके लिए हमने एक पूरा नेटवर्क बनाया हुआ है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक ये सिस्टम है, और इसको हमने हिंदी में, अगर आप वाटरसॉफ्ट की जगह हिंदी में बोले आपको, तो परख है इसका नाम। ठीक है, PARAKH, परख। ई ग्राम सुविधा 5 जिलों की जिला पंचायत छतरपुर, भोपाल, मंडला, धार और दमोह को मिलाकर हमने ई ग्राम सुविधा, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिस पर सरकार काम कर रही है। ठीक है, 5 जिलों के पूरे गांव को जोड़कर। उसके बाद आता है पंचलेखा। पंचलेखा 2005 से पंचायती राज सेवा संस्थान का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसमें ग्रामीण योजनाओं से रिलेटेड, ग्रामीण डेटाबेस से रिलेटेड सारी चीजें आपको मिलती हैं। अच्छा, अब ई गवर्नेंस पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब हम भारत के स्तर पर बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, तो वहां पर ई गवर्नेंस अवार्ड दिए जाते हैं, और उन ई गवर्नेंस अवार्ड में 6 श्रेणियां थी। ठीक है, बट अगर मध्य प्रदेश के ई गवर्नेंस के पुरस्कार के बारे में बात करें, तो यहाँ पर ना 10 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। कैटेगरी 1 है इम्प्रूवमेंट इन सिटीजन सर्विस डिलीवरी। अगर आप सिटीजन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नागरिकों के लिए, तो आपको कैटेगरी 1 में अवार्ड मिलेगा। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इन गवर्नमेंट। अगर आपने गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो उसके लिए आपको कैटेगरी 2 का अवार्ड मिलेगा। इनोवेटिव यूज ऑफ ICT, देखिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का या ई गवर्नेंस का आपने बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है, किसी को लाभ हुआ है, तो उसके लिए आपको अवार्ड मिलेगा। एम गवर्नेंस मतलब कम लोगों का इस्तेमाल करके ज्यादा काम किया है, मिनिमम गवर्नेंस होती है एम गवर्नेंस। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन सिटीजन सर्विस डिलीवरी थ्रू गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग। देखिए, गवर्नमेंट की प्रोसेस का ही इस्तेमाल करके, आपने गवर्नमेंट के लोगों का ही इस्तेमाल करके, अगर आपने सिटीजन डिलीवरी मतलब लोगों को जो भी सरकार सुविधाएं देती है, जो भी चीजें प्रोवाइड कराती है, अगर उसमें कुछ बहुत बेहतरीन आपने इंप्रूवमेंट करके दिखाया है, तो उसके लिए आपको कैटेगरी 5 का अवार्ड मिलेगा। द बेस्ट ई गवर्न डिस्ट्रिक्ट, अगर पूरे जिले में किसी कलेक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया ई गवर्नेंस के थ्रू, तो उसको कैटेगरी 6 का अवार्ड मिलेगा। कैटेगरी 7 सस्टेनेबिलिटी ऑफ IT इनिशिएटिव इन गवर्नमेंट सेक्टर। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर उसमें IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी पहल की गई है और फिर वो अच्छे से चल रही है आज तक, ठीक है, लंबे समय से, तो उसको कैटेगरी 7 का अवार्ड मिलेगा। कैटेगरी 8 द बेस्ट सिटीजन सर्विस सेंटर। ऐसा जो CSC खुले हुए हैं ना, CSC या MP ऑनलाइन के जो भी सेंटर खुले हुए हैं, अगर वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में, मतलब शहर में या ग्रामीण एरियाज में, तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, उन सेंटर वालों को। ठीक है, कैटेगरी 9 में, हाँ, ये बहुत ही, अगर आपने कोई भी एक ऐसा ओपन सोर्स बना, ओपन सोर्स बनाने का मतलब है कोई आपने एक ऐसी वेबसाइट बना दी है, या फिर कोई आपने ऐसा पोर्टल बना दिया है जिससे लोग आपस में कनेक्ट भी हैं, जिससे आपको सारी जानकारी भी मिलती है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, तो इसको बोलते हैं ओपन सोर्स। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा कुछ बनाया हुआ है, तो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इवेंजलाइजिंग ओपन सोर्स, तो कैटेगरी 9 का अवार्ड आपको मिलेगा। कैटेगरी 10 में आता है इवेंजलाइजिंग हिंदी। अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदी का इस्तेमाल किया, हिंदी को बढ़ावा दिया, हिंदी को प्रमोट किया है, तो आपको कैटेगरी 10 का अवार्ड मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि ई गवर्नेंस में एडवांटेजेस क्या क्या है। तो अभी आप देख रहे थे इतने सारे, हमने जो इसके पहले जो 2 लेक्चर में बात की, अभी आज भी हमने बात की, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट है। सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है कि प्रशासनिक कार्य बहुत तेजी से होते हैं, उनकी गुणवत्ता में बहुत सुधार आएगा। सरकार को सारे आंकड़े आसानी से उपलब्ध, एक डेटाबेस बना सकते हैं ना भाई हम, इससे जनता और सरकार के बीच बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप हो जाएंगे, और ट्रांसपेरेंसी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुशासन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम होता है सरकार की प्रक्रियाओं को बेहद सरल बनाना। देखो, अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज होगी, सपोज कोई भी वैकेंसी निकलती है, अब उसमें अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सरकार फॉर्म भराएगी ना, तो बहुत सारे लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे। ठीक है, तो पूरी प्रणाली को पारदर्शी करना, फास्ट करना और सिंपल करना। ई गवर्नेंस से व्यवसाय और नए अवसरों का भी सृजन होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आपने देखा CSC सेंटर्स बन गए बहुत सारे, कितने सारे लोगों को, कियोस्क बैंकिंग है, वो भी ई गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। MP ऑनलाइन सेंटर है, वो भी एक बहुत अच्छा, आधार सेंटर, ये बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं ई गवर्नेंस के,
जिसके थ्रू हमने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया। ई गवर्नेंस की चुनौतियां क्या क्या है, देखो, अगर आपके पास बिजली नहीं है तो आप ई गवर्नेंस नहीं कर सकते, आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो भी दिक्कत है। तो बुनियादी सुविधाओं का जो अभाव है ना, उसकी वजह से ई गवर्नेंस पिछड़ता है। ई गवर्नेंस के लिए जो भी हमें, जैसे कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, प्रिंटर लेना है, सीपीयू लेना है, उसके अलावा यूपीएस लेना है, बहुत सारी चीजें हमें, थंब बायोमेट्रिक डिवाइस लेना है, कुछ भी इस टाइप का अगर आपको सिस्टम लगाना है तो ये भारी भरकम जो महंगी महंगी चीजें हैं वो आपको खरीदना पड़ेंगी। ठीक है। उसके अलावा डेटा लीक होने के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए साइबर सिक्योरिटी रखना हमें बेहद जरूरी है, जिसको हम पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। डिजिटल डिवाइस, देखिए डिजिटल डिवाइस होता है ना, जब तो होता क्या है कि जो शिक्षित लोग हैं, जो इनको आता है, जो स्किल्ड लोग हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अशिक्षित नहीं है, जो अनस्किल्ड है, जिन्होंने ये नहीं सीखा है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो यहाँ पर जनसंख्या के अमीर गरीब, पुरुष महिला, शहरी ग्रामीण आदि क्षेत्रों में बहुत अंतर देखा जाता है। जो शहर के लोग होते हैं वो आसानी से ये काम कर पाते हैं, ठीक है, ई गवर्नेंस से रिलेटेड। उसके अलावा जो अमीर लोग होते हैं, अमीर मतलब कि जिनके पास ये यूजर फ्रेंडली होते हैं, मतलब जिनके पास फोन्स हैं, जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास मतलब ये सारी चीजें जिन्होंने देखे हैं, यूज की हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाता है, बट बाकी लोगों के लिए कठिन हो जाता है, आपने देखा होगा। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या हुआ था, एक यूएन का ई गवर्नमेंट सर्वे 2008 का, तो उसमें क्या कहा गया था, देखिए कॉगेक्स, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट कॉगेक्स। देखिए कॉगेक्स में जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ये एक आप इसको बोल सकते हैं एक आयोजन है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किया जाता है और विश्व के बहुत ही प्रमुख आयोजनों में से एक है। हर साल लंदन में किया जाता है। इसमें व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े 15,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है इसमें भाग लेते हैं, प्रतिभागी आते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। देखो एक तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले हमने राष्ट्रीय स्तर पर बात की भारत के, फिर हमने किस पर बात की, आपके मध्य प्रदेश में। अब हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय में। तो अंतरराष्ट्रीय में एक तो होता है यूएन सर्वे कराता है ई गवर्नेंट का। ठीक है। कि ई गवर्नमेंट मतलब बहुत अच्छा काम कौन कर रहे थे, 2008 से हो रहा है ये सर्वे, हर साल होता है। कॉगेक्स बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे हमें इस्तेमाल करना है अपने सरकारी कामों में, अपने व्यापार में, अपने उद्योग में, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो ऐसे 15,000 लोग इकट्ठे होकर इस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। ठीक है। आई अगेन रिपीट, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट ढांचा अगस्त 2018 में बनाया गया और इसको लॉन्च किया गया। मेनली इसका जो काम है वो ये है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सभी की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी चीजों के लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है, वो सारा एक ही जगह हो जाए, ये सारे लोग सारी चीजें जो है आपस में कनेक्टेड रहे। आई अगेन रिपीट, इसका फुल फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब अगर हम कुछ बहुत ही ऐसे चीजों के बारे में बात करें जहां पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, तो देखो सरकार द्वारा आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कितने प्रतिशत बजट का प्रावधान है, तो बोले 3% बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक के जन्मदाता किसको मानते हैं, राजीव गांधी को मानते हैं। अगेन रिपीट, भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक के जन्मदाता किसको मानते हैं, राजीव गांधी को। ई गवर्नेंस के तहत जो सेवाएं दी जाती हैं उसमें जो पोर्टल हैं कुछ, एक भामाशाह, एक ई मित्र, एक एजुकेशन पोर्टल। आई अगेन रिपीट, भामाशाह, ई मित्र और एजुकेशन पोर्टल वर्ष 2001 में भारत में ई गवर्नेंस के रूप में हमने मनाया था। 2001 को हमने ई गवर्नेंस ईयर के रूप में मनाया था। ई गवर्नेंस परियोजना का राष्ट्रीय ई प्रशासन कार्यक्रम का शुभारंभ 15 अगस्त 2002 को हुआ था। ठीक है। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, चंडीगढ़। कार्बन व्हाट्सएप लॉन्च करने वाला। ठीक है। कि कार्बन हमें कार्बन वॉच ऐप कैसे देखना है, कार्बन के बारे में बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसके लिए आपको एक ऐप बना दिया गया है। किसने बनाया है, चंडीगढ़।
आईआईटी कानपुर और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के बीच में साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक समझौता हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संदेश नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक ऐप है संदेश नाम से, वो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है। थावरचंद गहलोत ने सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है सुगम्य भारत ऐप के बारे में। दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सुविधा के लिए भाई एकदम आपको लाइव लोकेशन मिलती रहती है बसेस की। ठीक है, तो इसके लिए गूगल से समझौता किया है दिल्ली सरकार ने। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपकी जो भी डाउट्स हो या आपको कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, कल हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। सो अगेन थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी